What's up everyone? वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोगों ने कवर कर लिया था फेयोल के प्रिंसिपल्स। आज हम लोग आ चुके हैं टेलर के प्रिंसिपल्स के ऊपर और आज हम टेलर के बारे में, दैट इज FW टेलर, द फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। इन्होंने भी कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, कुछ टेक्निक्स दिए हैं जिनको हम कवर करेंगे और चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर कल फर्स्ट है और फर्स्ट से हमारा पूरा प्रॉपर शेड्यूल भी शुरू होने जा रहा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मैंने प्रॉपर डे वाइज शेड्यूल दिया है, उसको मैं इस वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा। इसको ख़त्म करने के बाद उसको चेक करना, मज़ा आ जाएगा। और एक प्रॉपर प्रिपरेशन प्लान जिससे तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि ये जो इंसान है जो आपको देख रहे हैं FW टेलर, जिनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनको बोले जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जैसे टेलर को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैसे ही फेयोल को हम लोग क्या बोलते थे, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये जो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर है, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे पास मैनेजमेंट में। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला मैनेजमेंट को एक साइंटिफिक थिंग। इनका मानना यह था कि कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो जो मैनेजमेंट में हो रही है, चाहे वो मैनेजमेंट ऑफ पीपल हो, मैनेजमेंट ऑफ मशीन्स हो, चाहे वो मैनेजमेंट ऑफ लेबर हो, कोई भी चीज़ हो, वो सब साइंटिफिकली होना चाहिए। मतलब इनका मानना ये था कि हर चीज़ को सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हाँ भाई किसी पर्टिकुलर रूल ऑफ थंब से पुराने तरीके से चला आ रहा है तो वही होना चाहिए, नहीं। हर चीज़ पे एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए, हर चीज़ की ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, उसके बाद एक बेस्ट मेथड निकालना चाहिए। याद रखना, टेलर का फोकस होता था एक बेस्ट मेथड ढूंढने में, और इनका मानना यह था वो बेस्ट मेथड कैसे मिल सकता है, साइंटिफिक अप्रोच से। ठीक है जी, परफेक्ट है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ये बेसिक एक हिस्ट्री लिखी हुई है FW टेलर की, जो आपको बस एक बार रीड करके छोड़नी है। चलो अब आ जाते हैं मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है मैंने आपको बता ही दिया। टेलर का मानना यह था कि हर चीज साइंटिफिकली होनी चाहिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट सिलेक्शन ऑफ मेन, चाहे लोगों को सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन ऑफ मशीन्स, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, हर चीज़ एक साइंटिफिक अप्रोच से होना चाहिए। ठीक है, मतलब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्रॉपर रैशनैलिटी के साथ, प्रॉपर डिसिप्लिन से काम करें और हर चीज़ साइंटिफिकली। सर अब साइंटिफिकली क्या मतलब है? जैसे आपने चैप्टर 1 में पढ़ा ना कि साइंस क्या होता है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन होना चाहिए, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए, राइट। तो वही साइंस की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। वैसे ही अब ये इन्होंने प्रिंसिपल्स बताए। ठीक है, क्या लिखा है देखो, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो टेलर ने दिए हैं। सबसे पहला आता है नंबर 1। अच्छा, इसको पढ़ना कैसे है ध्यान रखना बच्चे, इसके अंदर ये कॉमा का बहुत बड़ा रूल है, रूल बोल रहा हूँ, रोल है। ठीक है, कॉमा का बहुत ही बड़ा रोल है। सर बहुत बड़ा रोल कैसे है? देखो इसको कैसे पढ़ना है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी ये करना है और ये नहीं करना, ऐसे बोला गया है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये करना है ये नहीं करना, समझे ना। ऐसे ही 2 प्रिंसिपल्स और हैं। तो सबसे पहले ये समझो कि टेलर ने क्या बोला। पहले प्रिंसिपल ने, टेलर ने ये बोला कि हमारे पास साइंस के थ्रू सारी चीज़ें होनी चाहिए, रूल ऑफ थंब के थ्रू नहीं होनी चाहिए। सर रूल ऑफ थंब किसको बोलते हैं? रूल ऑफ थंब बोलते हैं कि पुराने तरीके से चली आ रही। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस स्टडीज़ अपने टीचर से पढ़ी, ओके, उन्होंने अपने टीचर से पढ़ी, उन्होंने अपने टीचर से पढ़ी, उन्होंने अपने टीचर से पढ़ी, तो कोई कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। वही टेक्निक्स, वही अप्रोच बार बार लगाए जा रहे हैं हम लोग और चीज़ें चल रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें काम को करने का, मुझे बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाने का एक साइंटिफिक तरीका ढूंढना होगा। मुझे देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा कि बच्चों में क्या चेंज आ रहा है, उन्हें क्या चीज़ अच्छी लगती है, उनकी कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या उनको केस स्टडी में इशू है, क्या उनको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इशू है। मुझे फिर वहाँ से खुद को बदलना है, मुझे एक बेस्ट मेथड ढूंढना है पढ़ाने का, फिर मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा। ये टेलर का मानना था। तो मैंने क्या करा, मैंने एक बेस्ट मेथड ढूंढने के लिए साइंस लगाई। मैं रूल ऑफ थंब फॉलो नहीं कर रहा। रूल ऑफ थंब का क्या मतलब है कि बस जो चलता आ रहा है वही फॉलो कर रहा हूँ, नहीं। यू हैव टू अप्लाई साइंस इन योर वर्क। तो देखो क्या कहा, टेलर हैज एम्फसाइज्ड दैट ईच जॉब शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी एंड नॉट ऑन इंट्यूशन। इंट्यूशन पे मत चलो भैया, इंक्वायरी पे चलो। आप एक्सपीरियंस पे मत चलो भैया, इंक्वायरी पे चलो। आप हिट एंड मिस पे मत चलो भैया, इंक्वायरी पे चलो।
ठीक है। रूल ऑफ थंब डजंट इन्वॉल्व थिंकिंग बिफोर डूइंग। रूल ऑफ थंब में क्या होता है कि सोचना नहीं होता, बस कर रहे होते हैं जो सीख लिया, राइट। तो साइंटिफिक मेथड रिक्वायर कॉज एंड इफेक्ट। आप देखो कि कोई चीज़ करने से क्या इफेक्ट आता है और उसका एग्जैक्ट क्या मेजर है, एफर्ट कितना लग रहा है, आउटपुट कितना लग रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। बहुत सारे डिसीजंस अलग अलग, कितना काम होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो सब साइंटिफिकली करो। ये प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक हो गया, परफेक्ट है। दूसरा कौन सा आता है हमारे पास, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का क्या मतलब होता है, हार्मनी का मतलब होता है पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है नेगेटिव एटीट्यूड रखना। तो अब देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप्स होते हैं मेनली, एक मैनेजमेंट होता है, एक वर्कर्स होते हैं, है ना। वर्कर्स मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हैं और मैनेजमेंट सारा काम करवा रहा है। तो इन दोनों के बीच में ना हमेशा थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। सास बहू का रिश्ता है, थोड़ा बहुत चलता रहता है, मजाक होती रहती है, कभी कभी सीरियस भी हो जाता है। तो टेलर का मानना ये है कि ये जो दो ग्रुप्स है ना, कौन से दो ग्रुप्स हैं हमारे पास, मैनेजमेंट और वर्कर्स, इन दोनों को ही एक दूसरे के टवर्ड्स पॉजिटिविटी लेके आनी है, इन दोनों को एक दूसरे के टवर्ड्स कॉपरेशन रखना है, इन दोनों को एक दूसरे के टवर्ड्स ये रखना है अपना माइंडसेट कि हाँ मैनेजमेंट अल्टीमेटली हेल्प कर रहा है वर्कर्स की, वर्कर्स सब फॉलो कर रहे हैं मैनेजमेंट का कहा हुआ, उनको फीडबैक भी दे रहे हैं। तो इन दोनों का माइंडसेट चेंज होना चाहिए। देयर शुड बी अ कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन। इन दोनों के माइंडसेट में एक प्रॉपर रेवोल्यूशन आना चाहिए, बिहेवियर चेंज होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि हार्मनी फॉलो हो रहा है और डिस्कॉर्ड फॉलो नहीं हो रहा। समझे। तो लिखा है टेलर बिलीव्ड इन कॉपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। टेलर ने बोला कि भैया एक साथ मिलके चलो, अकेले अकेले मत चलो। ये इसका अगला प्रिंसिपल भी है, इससे एक स्टेप आगे एक प्रिंसिपल और है, दैट इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसी का एक्सटेंशन है वो, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में आ जाएगी व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तो हम बोलेंगे कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। वो भी बताता हूँ वो भी क्या है। देखो लिखा हुआ है दोज हु वर्क टुगेदर, जो एक साथ काम करते हैं उनको टास्क करने हैं हार्मनी में। हार्मनी का मतलब एक साथ चलना है, ठीक है। दैट इज विद म्यूचुअल गिव एंड टेक एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ओनली देन इट इज पॉसिबल फॉर द ग्रुप टू कंट्रीब्यूट मोर। तभी एक एंटरप्राइज के लिए ग्रुप कंट्रीब्यूट कर पाएगा। आगे लिखा है देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, किसके बीच में, मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में, किसी भी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना है मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में। टेलर एडवोकेटेड अ कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन। देखो मैंने बोला ना, टेलर ने क्या बोला, एक कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन लेके आओ, एक दूसरे के लिए माइंडसेट चेंज करो, फिगर आउट करो थिंग्स, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए दूर दूर तक, ठीक है, ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजर्स एंड वर्कर्स। सही हो गया, परफेक्ट है। द मैनेजर शुड अडॉप्ट एन एनलाइटेड एटीट्यूड, अच्छा एटीट्यूड रखें और गेन्स जो है वर्कर्स के साथ शेयर करें, और वर्कर्स अपना काम डिसिप्लिन लॉयल्टी से करें। ये दोनों ही जब ऐसा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन 100% ग्रो कर जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल्स पे चलते हैं। अब दो प्रिंसिपल्स और हैं और टेलर के प्रिंसिपल्स खत्म, फिर बचेंगे हमारी पास टेक्निक्स, चैप्टर हमारा समाप्त। अब देखो क्या है हमारे पास नेक्स्ट प्रिंसिपल। अगला प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सर व्हाट इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो देखो मैंने क्या बोला, टेलर का मानना ये था कि अब मेंटल रेवोल्यूशन हो गया, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड हो गया, अब सिर्फ सोच लेने से काम नहीं बनेगा। जब आप प्रैक्टिकली काम करोगे, जब आप वर्क फ्लोर पे आओगे, तो वहां पे प्रैक्टिकली कर पे दिखाओ, वहां पे आप कॉपरेट करके दिखाओ, वहां पे आप एकदम ये मत सोचो कि सिर्फ माइंडसेट है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए भैया, करके दिखाओ प्रैक्टिकली, कॉपरेशन लेके आओ, इंडिविजुअलिज्म नहीं चाहिए। क्या चाहिए, कोऑपरेशन। क्या नहीं चाहिए, इंडिविजुअलिज्म। ये आई को खत्म करो, मैं नहीं चाहिए, हम, जस्ट वी थिंग्स, ठीक है। आई शुड बी रिप्लेस्ड बाय वी, ये मानना है किसका, टेलर का। कोई भी चीज के लिए खुद को मत करो कि हाँ यार मैंने करा, नहीं, हम सब ने मिल के किया, सब लोग कॉपरेट करके चलो, एज अ टीम काम करो, एक और एक 11 है भाई, है ना। तो ये बेसिकली वो जो पहले वाला प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, वो सिर्फ माइंडसेट से रिलेटेड है, ये एक्चुअल में काम करने की बारी आ रही है। क्या लिखा है, दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्स दैट वर्क should be carried out by individuals in cooperation with each other based on mutual confidence and sense of goodwill। एक दूसरे में कॉन्फिडेंस रख के एक दूसरे के साथ चल के काम करोगे तो अच्छा काम होगा भाई। मैनेजर्स एंड वर्कर्स कैन डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड दस सिक्योर म्यूचुअल कोऑपरेशन। म्यूचुअल कोऑपरेशन यानी एक साथ मिल के काम करना बहुत जरूरी है। टेलर हैज सजेस्टेड दैट
वाइल सेटिंग स्टैंडर्ड्स, सेटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब गोल सेट करते टाइम, एम्प्लॉइज हु आर सपोज टू परफॉर्म शुड बी इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस। जिन एम्प्लॉइज के लिए आप गोल सेट कर रहे हो उनको इन्वॉल्व करो, उनको बोलो आओ यार हम लोग प्लान्स कर रहे हैं, तो हम लोग मिलके प्लानिंग करते हैं ना, दे शुड बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। सजेशन शुड बी वेलकम्ड, सजेशंस को वेलकम किया जाए फ्रॉम द एम्प्लॉइज एंड दे मे बी रिवॉर्डेड फॉर सजेशंस, अच्छे सजेशंस के लिए रिवॉर्ड दिया जाए। तो देखो कितना कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट हो जाएगा, कितना अच्छा चलेगा ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे एक ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट होता होगा। दैट्स हाउ ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो। ठीक है, लास्ट क्या आता है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। बहुत ही बड़ा है भाई, हेडिंग ही इतना बड़ा है। सर ये क्या पूरा प्रिंसिपल है? हेडिंग है, सिर्फ हेडिंग है। डेवलपमेंट होना चाहिए, किसका डेवलपमेंट होना चाहिए? ईच एंड एवरी पर्सन, हर इंसान का। किस चीज के लिए? टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब है हर पर्सन का डेवलपमेंट हो। यहाँ पे उसके पर्सनल करियर ग्रोथ की बात हो रही है। यहाँ पे टेलर का मानना है कि अल्टीमेटली आपके पास जितना अच्छा वर्कफोर्स होगा उतना अच्छा आप काम कर पाओगे। अब उस वर्कफोर्स को भी ग्रोथ चाहिए, तो आप किसी भी एम्प्लॉइज को ऐसे ही मत सेलेक्ट कर लो, आप प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलाओ। आपके पास एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए। सर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का क्या मतलब होता है? रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू कर रहे हो, सिलेक्शन का मतलब होता है आप बेस्ट सेलेक्ट कर रहे हो, है ना। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद जो आपने एम्प्लॉय सेलेक्ट किया है, वंस आपने एक एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिया, अब उसका प्रॉपर क्या होना ज़रूरी है? उसका प्रॉपर ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है, नई स्किल्स उसमें ऐड ऑन करनी बहुत ज़रूरी है, नई नई चीज़ें उसके साथ करनी बहुत ज़रूरी है। तो क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द एफिशिएंसी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी टेकन केयर ऑफ राइट फ्रॉम हिज और हर सिलेक्शन। जब आप सिलेक्शन कर रहे हो उस टाइम पे ही एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय को जज करो कि वो कितना एफिशिएंट है। अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज ट्रेनिंग शुड बी टेकन केयर ऑफ। एम्प्लॉय ट्रेनिंग का एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट हो एम्प्लॉय ट्रेनिंग का। टेलर इंसिस्टेड दैट ईच एंड एवरी एम्प्लॉय शुड बी गिवन वर्क अकॉर्डिंग टू हिज और हर फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज। आप किसी भी इंसान को जो भी काम दे रहे हो वो उसकी एबिलिटीज के अनुसार दो, बिना एबिलिटीज के मत दो। आपको जो लगता है कि हाँ भाई ये इंसान इतना एबल है तो उसको आप वो काम दो। यानी हर इंसान को, हर एम्प्लॉय को काम देना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिज और हर फिजिकली कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, मेंटली कर पाएगा और इंटेलेक्चुअली माइंड से अच्छे से सोच भी पाएगा। दिस विल इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। इससे तो बेस्ट एफिशिएंसी आएगी और प्रोस्पेरिटी आएगी दोनों के लिए, एम्प्लॉयर के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी। प्रोस्पेरिटी का मतलब समझ गए? प्रोस्पेरिटी मतलब खुशहाली, अच्छा सब खुश होंगे, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट बनेगा। तो ये हमारे पास आते हैं बच्चे टेलर के 4 प्रिंसिपल्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपको बड़े ध्यान से करने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से करने वाले हैं ये, राइट। तो कौन कौन से हो गए हमारे पास? सबसे पहले टेलर ने बोला साइंस फॉलो होना चाहिए, रूल ऑफ थंब फॉलो नहीं होना चाहिए। दूसरा इसने बोला हार्मनी फॉलो होना चाहिए, डिस्कॉर्ड फॉलो नहीं होना चाहिए। तीसरा इसने बोला कॉपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। एंड फोर्थ इसने बोला डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो ये थे हमारे पास बेटा जी टेलर के प्रिंसिपल्स। एक क्लास में और लगाऊंगा जिसमें मैं आपको सारी टेलर की टेक्निक समझाऊंगा और चैप्टर हमारा समाप्त। टेक्निक्स पे एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूरी है, उसके बिना नहीं हो पाएगा। तो मिलता हूँ मैं आपको उस पर्टिकुलर वीडियो में, चैप्टर समाप्त। कल से 1 अगस्त से हमारा 10 डेज वाले टारगेट्स भी शुरू होने वाले हैं, तो मज़ा आने वाला है। वो वीडियो चेक कर लेना और कल से पूरा टाइम टेबल फॉलो करना। मिलता हूँ आपको कल 2 वीडियोस के साथ, क्योंकि कल तो अकाउंट्स भी आएगी और दूसरी वीडियो भी आएगी। कल से 2 वीडियोस आ जाएंगी। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग। मिलता हूँ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।